देखो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था। तो आज देखो हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? ये जो हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े हैं, मतलब डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट जो हो गए, उनका जो रिलेशन है उसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दी जाती है, उसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो कभी भी कोई ऐसे डेफिनेशन आपसे पूछी जाए जिसमें लिखा हो डिमांड फंक्शन, फंक्शन वर्ड हो, तो आप उस डेफिनेशन में हमेशा कैसे स्टार्ट करोगे? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। फैक्टर्स को ही बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स और डिमांड में जो फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि उनके इसको आप नंबर्स के फॉर्म में एक इक्वेशन बना सकते हो। इसका ये मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट को चेंज करने से डिमांड कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो वो चीज जो है डिमांड फंक्शन कहलाती है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हम लोग को ऐसा कोई न्यूमेरिकल इस पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीबीएसई में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्राइस और क्या कहते हैं डिमांड वाला ही फैक्टर को लेते हैं, सिर्फ प्राइस फैक्टर को लेते हैं, उसके बेस एक छोटा सा इक्वेशन बना के वो न्यूमेरिकल आते हैं। हम लोग में कोई न्यूमेरिकल इस पे बेस नहीं आने। बस आपसे डिमांड फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप डेफिनेशन लिखोगे, और अगर सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ा तो गलत हो जाएगा, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप ये लिखोगे dn इज इक्वल टू एफ। तो dn क्या हो गया? डिमांड फॉर कमोडिटी n। dn यहां पे क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी n। f ये फंक्शन करके मैथ, जो लोग मैथ जिन्होंने ली हुई है उसमें फंक्शन करके एक चैप्टर होता है, तो उसमें ये पढ़ा जाता है f। उस फंक्शनल रिलेशनशिप के लिए आप f लगाते हो कि जो भी इक्वेशन बन जाए, तो f और फंक्शनल रिलेशनशिप है। और ब्रैकेट में आप डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखते हो। कौन कौन से डिटर्मिनेंट? सबसे पहले pn। तो देखो, जब आपने dn लिखा तो ये हो गया डिमांड फॉर कमोडिटी n। फिर आपने लिखा pn। pn हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी n। एक डिटर्मिनेंट हो गया, कॉमा p1 डॉट 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 pn माइनस 1। तो ये जो आपने लिखा है p1 डॉट 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 pn माइनस 1, ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक, उसके बाद देखो y। y हमने बताया था इनकम ऑफ कंज्यूमर के लिए होता है, तो y इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर डैश कॉमा, सॉरी y डैश, कॉमा लगा के y डैश। ये जो y बार है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप पूरा लिख दो। और कौन कौन से हो गए? T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, G फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, E फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो डॉट 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 बहुत से हैं। ठीक है, कुछ लिख के आपने ऐसे, और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता दिया। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। G फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, E फॉर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा हो गया डिमांड फंक्शन। तो कभी भी आपसे डिमांड फंक्शन बोला जाएगा, आप डिफाइन करोगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। उसके बाद ये इक्वेशन लिखोगे, और ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप वो लिखोगे। इसमें देखो किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। एफ फंक्शनल रिलेशनशिप के लिए होता है, तो बस एफ और फंक्शनल
रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, यहां प्रॉपर लिख दें, बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, ये और ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस, जो कि जब हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो हमने बोला था डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ही एग्जिस्ट करता है, एक रिलेटिव टर्म है जो प्राइस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर प्राइस नहीं है तो फिर डिमांड का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि और भी फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा, बट प्राइस टैग तो सबसे पहले हर कमोडिटी के साथ होता है, ठीक है। प्राइस टैग तो लगा ही होता है, क्योंकि जिसका प्राइस नहीं है तो फिर उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, आप कम लो ज्यादा लो क्या करना है, आपको तो फ्री में मिल रहा है, फिर किसी भी फैक्टर का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्राइस और डिमांड पे ही हम लोग का फोकस ज्यादा रहता है, आगे का जो पूरा चैप्टर वो प्राइस और डिमांड पे ही ज्यादा रहता है, और उसी प्राइस और डिमांड के रिलेशन को एक लॉ के फॉर्म में बना दिया गया जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। आपने क्या किया, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है उसको लॉ बना दिया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा वो सब पे अप्लाई हो रहा है, कंडीशंस अगर पूरी हो जा रही हैं तो सब पे अप्लाई हो रहा है। अब कोई एक आध पे नहीं हो रहा है तो फिर वो बंदा क्या है, वो बंदा ही इरैशनल है, बात समझिए, वो एक्सेप्शन हो गया, या तो बंदा इरैशनल है या फिर वो एक्सेप्शनल केस हो गया। हम यहां पे याद रखना, जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करते हैं तो हम नॉर्मल गुड लेके चलते हैं, ठीक है। हम ना कोई बहुत महंगा, ठीक है, लग्जरी आइटम लेके चल रहे हैं, ना कोई इंफीरियर गुड लेके चल रहे हैं, हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुत लग्जरी आइटम होते हैं जिसे बहुत अमीर लोग खरीदते हैं वो फिर एक डिफरेंट ही चीज हो गई, ठीक है, क्योंकि उसको खरीदने वाला अमीर आदमी है। हम वो गुड लेके चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई खरीदता है, ठीक है, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिसकी जरूरत पड़ती है। इंफीरियर गुड भी जब आप बोलते हो तो इंफीरियर गुड भी हर कोई नहीं खरीदता है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप के जो पीपल लोग होते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन इंफीरियर में भी याद रखना, हमने बताया था कि इंफीरियर जो टर्म यूज करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इनकम यूज करते हैं। एक लो मतलब हाईली इंफीरियर होता है, एक कमोडिटी ऐसी तो जो हाईली इंफीरियर होता है, वो फिर चाहे जिसकी जो भी इनकम हो वो सबके लिए ही इंफीरियर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे याद रखना नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। और कोई भी लॉ, इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ, हमने कहा था बिना अजम्पशन के नहीं होता है। अजम्पशन मतलब कंडीशन, सिचुएशन। तो सबसे पहले देखो लॉ स्टेट्स दैट, अभी पहले लॉ कंडीशंस की बात करेगा, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, other things remaining same। उसने क्या किया, एक एनवायरमेंट तैयार किया कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम। लॉ क्या कहता है, पहले बात तो अदर थिंग रिमेनिंग सेम कि मतलब ये कंडीशंस पूरी करो, ठीक है। तो ये जो अदर थिंग रिमेनिंग सेम है ये अजम्पशंस के लिए बोला गया, जो हम लोग अज्यूम करेंगे। भाई इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सल लॉ नहीं होते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, वो नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सारे ह्यूमन का एक जैसा बिहेवियर हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ह्यूमंस की तो खास बात ही यही है। हाँ, एक जनरल बिहेवियर हो सकता है लेकिन हर बंदे पे एग्जैक्टली वैसा फिट हो ये जरूरी नहीं है। तो अजम्पशंस, पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे कि ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, कोई भी चीज एब्सोल्यूट फॉर्म में है ही नहीं, सब अजम्पशन पे है कि भैया ये कंडीशन पूरी करो। तो अजम्पशन, इन्हीं के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, याद रखना, सेट्रिस पैरिबस। तो सेट्रिस पैरिबस ये अदर थिंग रिमेनिंग के लिए ही यूज किया जाता है। जो आप लिखा ना यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, उसी के लिए एक वर्ड क्या यूज किया जाता है, सेट्रिस पैरिबस। ये अजम्पशंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप पहले उसका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दे रहे हो कि भैया देखो ऐसा ये अजम्पशंस होंगे, ये अजम्पशंस होंगे, उसके बाद ही क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस
with fall in price and falls with rise in price। तो कभी कभी क्या होता है ना, इतना लिखते हैं और उसके लिए फिर बोल देते हैं वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा कि उल्टा। तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर प्राइस हमारा फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा, और अगर प्राइस राइज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। हमने पहले भी बोला है ये प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे है। आप उल्टा मत बोलना, बहुत से लोग उल्टा बोल देते हैं। उल्टा बोलने का क्या मतलब है, वो लिखते हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस प्राइस फॉल। ये गलत है भाई, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस प्राइस फॉल, तो आप बता रहे हो कि डिमांड की वजह से डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे, और वो जो रिलेशन है वो गलत है। प्राइस के कम होने से डिमांड जरूर बढ़ती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस कम होता है, वो गलत हो जाएगा। तो ये एक बहुत माइन्यूट सी चीज है जो कि लिखने में बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं। क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस विद फॉल इन प्राइस, या आप ये बोल सकते हो व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। कि समझ में क्या आना चाहिए कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, एंड ये हो गया। और यहां पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स विद राइज इन प्राइस। तो ये याद रखना कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। अब ये अजम्पशंस क्या है, क्योंकि कभी भी आप लॉ लिखोगे बिना अजम्पशन के तो लिख ही नहीं सकते हो। आपने सिर्फ इतना लिखा ना तो भी मार्क्स कटे आएंगे, इसके बाद आपको अजम्पशंस बताने पड़ेंगे। अब जब अजम्पशंस हम लोग बोलते हैं मतलब सेट्रिस पैरिबस अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो यार बहुत सिंपल है इनको याद रखना। इतने फैक्टर्स आपने पढ़े हैं जिसमें आप सिर्फ प्राइस का इफेक्ट ले रहे हो, और बाकी सारे इफेक्ट को क्या मान लोगे कि वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तो डिमांड उनकी वजह से कोई चेंज नहीं होगी, डिमांड जो भी चेंज होगी प्राइस की वजह से चेंज होगी। तो अजम्पशन मतलब बाकी के सारे फैक्टर सेम रहें। तो पहला अजम्पशन तो ये याद रखना, ये इन केस ऑफ नॉर्मल गुड होता है। ठीक, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम कांस्टेंट सबके लिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर पूरा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, मस्ट रिमेन सेम। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट रिमेन सेम। क्योंकि मान लो आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो लॉ क्या कह रहा है, आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूट आपसे भी कम हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि लोग और सस्ते वाले सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे। होता है ना ये चीज, तो लॉ लग पाया, नहीं लग पाया। सेम वे प्राइस बढ़ा था तो लॉ कह रहा था कि डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन आपकी इनकम बहुत बढ़ गई, तो अब प्राइस बढ़े उससे क्या फर्क पड़ता, आपकी इनकम इतनी बढ़ गई कि अब आप महंगे पे भी ज्यादा खरीद सकते हो, तो फिर लॉ नहीं लग पाया। तो अगर ये एक साथ चेंज होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा, आप कह सकते हो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो उस केस में आप इन सब को क्या कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो। और क्या क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, वैसे बहुत से आ जाते हैं। तो अजम्पशंस आपको रटने नहीं है, आपको पता होने चाहिए ये फैक्टर्स है, बस सबको लिख दो सेम रहेगा। तो ये हो गया लॉ, और ये हो गए लॉ के अजम्पशंस। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लॉ और अजम्पशन तो हो गए।
अब डिमांड जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है मतलब टेबल के फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है डिमांड स्केड्यूल। और जो ग्राफिकल होता है कर्व वाला, उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। कभी लॉन्ग में आ जाता है ना लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको लॉ, अजम्पशन, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, इसके अलावा रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, कई चीजें उसमें लिखनी पड़ती हैं जब ये लॉन्ग में आता है। तो वही सब चीजें हम लोग को प्रैक्टिस भी करनी है भाई। टॉपिक तो समझना है, फिर एक लॉन्ग में क्या लिखना है, शॉर्ट में एग्जैक्टली क्या लिखना है, ये चीज भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो अब अगर आपको डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व की डेफिनेशन बोली जाए, देखो बहुत आसान है, आपको डिमांड की डेफिनेशन आती है। तो स्केड्यूल मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो अगर हम डिमांड स्केड्यूल को बोलें कि ये होता क्या है, तो हम बहुत सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं कि ये टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड होता है। व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। तो आप डिमांड की डेफिनेशन में अगर आप टैबुलर प्रेजेंटेशन ऐड कर दो तो डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन हो जाएगी। कैसे? देखो जरा, अगर आप डिमांड स्केड्यूल को डिफाइन कर रहे हो तो बस इतना लिख दो, इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, अब यहां से डिमांड की डेफिनेशन, ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which consumers are willing and able to buy at different prices during a particular period of time. ये आपकी डेफिनेशन किस चीज की हो गई? डिमांड स्केड्यूल। यहां से पूरी डिमांड की तो डेफिनेशन है, बस क्या लग गया आगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा हमने डिफरेंट प्राइसेस लिख दिया है, कभी वेरियस प्राइसेस, कभी डिफरेंट प्राइसेस, कभी वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। एक ही चीज है, तीनों से मतलब सेम ही बन रहा है कि अलग अलग प्राइस पे। ठीक है, तो डिमांड स्केड्यूल मतलब आप टेबल बना रहे हो, प्राइस रुपये में है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट। अब यूनिट में केजी ले लो या सिर्फ यूनिट लिख दो तो भी चल जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बनाना है हम लोगों को। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉल करेगी। मतलब अगर प्राइस 10 और मान लो डिमांड 5 यूनिट था, प्राइस बढ़ गया 20, डिमांड फॉल कर गया 4, प्राइस फर्दर बढ़ा 30, डिमांड फॉल कर गया 3। ये हमारा हो गया क्या? डिमांड स्केड्यूल। आ रही बात समझ में? हाँ भाई, कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम लोग डिमांड कर्व पे। डेफिनेशन अब तो तुम लोग खुद ही बना सकते हो, क्योंकि डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। तो आपको क्या करना है, ये पूरी डेफिनेशन में जहां ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है वहां क्या लिख दोगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको डिमांड कर्व डिफाइन करने को बोला जाए तो आप कैसे लिख दोगे? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ quantities of a commodity which consumers are willing and able to buy at different prices during a particular period of time. कितना आसान, अगर आप देखो इन डेफिनेशंस को याद रखना। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें,
देखो यहां पे ओरिजिन, वाई एक्सेस पे प्राइस, आपने ब्रैकेट में से रुपी बना लिया, ठीक। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, आपने यहां ब्रैकेट में यूनिट लिख दिया। अभी देखो हम इसी को एक काम करते हैं, इसी को लेते हैं, प्राइस 10, 20, 30, डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5। जब प्राइस 10 है, डिमांड क्या है 5, ये ऐसे। जब प्राइस 20 है तो डिमांड क्या है 4, पॉइंट मिल गया। जब प्राइस 3 है तो डिमांड क्या है 3, जब प्राइस 30 है तो डिमांड क्या है 3, तो प्राइस 30 और डिमांड 3। अब थोड़ा वो तुम लोग रूलर यूज करोगे तो और प्रॉपर तरीके से बन जाता है। और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं डिमांड पर। आप इसको स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। आप क्या करो, आप स्ट्रेट लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब वो थोड़ा सा डेटा हमने ऐसे लिया है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, ठीक है। हमारा ये कर्व ही आ रहा है, आप इसको स्ट्रेट लाइन अगर आपका बन जाए आप स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो। तो ये हो गया डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल। इसमें कोई दिक्कत है? कभी भी, हाँ कभी भी आप देखो ग्राफ बनाओगे, हमने बोला एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होती है। ऑन ओ एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट प्राइस। डी डी इज द डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, which represent an inverse relation between price and demand। जैसे कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। चल भाई, अब देखो आपने डिमांड स्केड्यूल समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली। अब इसी के अंडर आता है एक इंडिविजुअल, सॉरी डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इसी के अंदर ये दोनों आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अभी इसकी भी डेफिनेशन देखो बहुत आसान है। स्केड्यूल मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब हम लोग को मालूम है, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है कि भैया इंडिविजुअल डिमांड को कैसे डिफाइन करते, तो अगर इस पूरे को हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ quantities of a commodity which, अब यहां पे देखो पिछली बार क्या था, which consumers लिखा था हम लोगों ने, यहां क्या लिखेंगे? एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड इज willing and able to buy at various या डिफरेंट प्राइसेस या वेरियस प्राइसेस, जो लिख लो, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कितना डिफरेंस आ गया डिमांड में?
हाँ भाई, इस डेफिनेशन में कितना डिफरेंस आया, अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ यहां पे एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो उससे वो इंडिविजुअल डिमांड बन गई और शेड्यूल के लिए टैबुलर प्रेजेंटेशन था ही। क्लियर है ये चीज? अब यहीं पे अगर हम आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोले तो कैसे डिफाइन करोगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच, क्या लिखोगे? ऑल द बायर्स, ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट। इस लाइन की जगह आप क्या लिख दोगे? ऑल द बायर्स इन अ मार्केट या ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये डेफिनेशन लिख के दिखानी पड़ेगी कि समझ गए? हाँ भाई, समझ गए ना? ठीक। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कभी कभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का को आ जाए, डिराइव मार्केट डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड। अब देखो मार्केट डिमांड है क्या? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बड़ी सी होती है, यहां पे कई इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स होते हैं। तो हमने मार्केट ही तो बताया था, मार्केट की डेफिनेशन क्लास 11 से तुम लोग पढ़ के आए हो, वह बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट। तो मार्केट बायर और सेलर को मिलाई के तो बनती है, तो वहां जितने भी बायर हैं मतलब वो मार्केट का पार्ट हो गए। तो जब आप किसी एक हाउस होल्ड की डिमांड को उठाते हो तो इंडिविजुअल डिमांड होती है, और मार्केट डिमांड क्या हो जाती है? सबके कलेक्टिव। तो सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड। तो कभी अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड बनाओ, तो ऐसे देखो, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, बाय बी, बाय सी। आप सिर्फ ए और बी भी ले सकते हो। आप स्टार्टिंग में मेंशन कर दोगे कि आप एक ऐसी मार्केट अज्यूम कर रहे हो कि जहां पे 2 इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, ए एंड बी। आपने प्राइस ले लिए 10, 20, 30। ए की डिमांड है 4, 3, 2, बी की डिमांड है 6, 5, 4, सी की डिमांड है 6, 4, 2। तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ए बी सी, और ये क्या हो गया? प्राइस हो गया। ये पूरा ऐसे, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? जब मार्केट डिमांड की आप बात करते हो तो वो बनता है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि हमने कहा कि जब प्राइस 10 है तो मार्केट डिमांड कितनी है? 6 प्लस 4 प्लस 6, 16। प्राइस बढ़ गया 20 हो गया, तो मार्केट डिमांड में देखो क्या चेंज आया? 3 प्लस 5 प्लस 4, 12। मार्केट डिमांड भी कम हो रही है। जब प्राइस 30 हो गया तो मार्केट डिमांड क्या हो गई? 8। एक आध बात मालूम कैसे क्वेश्चन आए? ऐसे टेबल बना हुआ और मिसिंग वैल्यूज हैं, यहां पे 3 मिसिंग है। कर पाओगे वो टेबल वाले क्वेश्चन? हाँ भाई, है ना, बेसिक से हैं। तो ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया पूरा डिमांड शेड्यूल। अब आते हैं हम लोग डिमांड कर्व पे। डिमांड कर्व भी 2 तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इनकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि समझ गए हो? इंडिविजुअल डिमांड कर्व में कैसे डिफाइन करोगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी which an individual buyer is willing and able to buy at various prices during a particular period of time। और यहां पे क्या हो जाएगा? graphical presentation of quantities of commodity which all the buyers in the market are willing and able to buy at various prices during a particular period of time। हाँ भाई, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो नोट्स देंगे उसमें तो लिखी हुई तो मिल ही जाएगी। तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, यहां पे क्वेश्चन ये है। चलो, तो हम ये डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व में क्या है ये याद रखना कि मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन
ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ऑल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी लिख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल समेशन, समेशन मतलब सम, टोटल। जब आप इनको एक ग्राफ पे दिखाओगे ना तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसे दिखते हैं, मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसे दिखता है। तो इसके कंपैरिजन में मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है, याद रखना। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये डिफरेंस दिखेगा कि इंडिविजुअल ज्यादा स्टीप होते हैं तो वो ऐसे गिर रहे होते हैं और ये थोड़ा ऐसे भाग रहा होता है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन आता है, डिराइव मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये अक्सर आ जाता है। तो इसमें आप ऑब्वियसली बात है एजम्पशंस अपने पहले बता दोगे क्या, कि आप ऐसी एक मार्केट कंसिडर कर रहे हो जहां पे दो हाउस होल्ड हैं, ए और बी। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ए का डिमांड कर्व। ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पे चल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पे चल रहा है आप प्राइस लिखोगे, ब्रैकेट में रुपी का सिंबल बनाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड ब्रैकेट में यूनिट लिखोगे। ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो दो प्राइस ले लेते हैं, आप चाहो तो पी और क्यू भी कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, इस बार नंबर ले लेते हैं, थोड़ा समझाने में या समझ में आने में आसानी हो जाती है। 10, 20, 5 और 6 कि जब प्राइस 10 है तो ये हम जो बना रहे हैं ये ए के लिए बना रहे हैं। हमने क्या मार्केट एज्यूम की है कि ए और बी दो हाउस होल्ड है, हम ए के लिए बना रहे हैं कि जब प्राइस 10 है तो ए की डिमांड 6 है और जब प्राइस 20 हुआ तो ए की डिमांड हो गई आपकी 5। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डीडी इसको हमने लिख लिया A1, पॉइंट मार्क कर दिया, इसको लिख दिया B1। दो हाउस होल्ड है और यहां पे डीडी में नीचे लगाया ए। तो अभी जो ग्राफ देख रहे हो डीडी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए या इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए। ठीक, अब इसको दोबारा से बनाते हैं और इस बार हम लोग बी के लिए बनाएंगे। ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पे प्राइस, यहां पे क्यूडी, आपने कहा प्राइस 10 और प्राइस 20, तो 6 और 8 कि जब प्राइस 10 था तो जो बी था उसकी डिमांड थी 8, जब प्राइस 20 हुआ तो बी की डिमांड हो गई 6। इसको ज्वाइन कर लिया हमने, यहां लिख दिया डीडी और इसको बी लिख दिया। तो डीडी बी डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बी, यहां लिखा A2, यहां लिख दिया B2। कंफ्यूज मत हो जाना, आप चाहो तो इसको एक्स और वाई लिख लो कि डिमांड कर्व ऑफ एक्स, डिमांड कर्व ऑफ वाई। हमने दो कंज्यूमर लिए ए और बी और उनका हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया। अब हमें मार्केट डिमांड कर्व बनाना है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है कि इन सबको ऐड करके बनेगा, क्योंकि हमारी मार्केट में हमने क्या बोला कि दो ही बायर हैं। अब हमें बनाना है मार्केट डिमांड कर्व। चलो भाई, ये लिया हमने मार्केट डिमांड कर्व। ओरिजिन वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, प्राइस 10 और डिमांड 20। अब एक चीज समझो, जब प्राइस 10 था तो इसकी डिमांड थी 6 और इसकी डिमांड थी 8। तो जब प्राइस 10 था तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? 6 + 8 जो कि कितना हो जाएगा? 14।
भाई इसकी प्राइस कितनी थी, जब प्राइस 10 था तो इसका डिमांड कितना था 6, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे B1 से, और इसका कितना था 8, जिसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे B2 से। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर प्राइस 20 ले लो तो इसकी डिमांड क्या है 6 है, जो कि A2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसकी डिमांड क्या है 5 है। टोटल कितना हो गया 11। इसको हम बोल सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A। अब यहां पे जो आप प्लॉट करोगे तो देखो 11 और 14, तो जाहिर सी बात है थोड़ा दूर बनाओगे, ये 11 और ये 14, कि जब प्राइस 10 है तो मार्केट डिमांड 14 थी, जब प्राइस 20 हुआ तो मार्केट डिमांड 11 हो गई, और हमने इसको कनेक्ट किया, ये हमारा डिमांड कर्व बन गया DDM। DDM क्या हो गया मार्केट डिमांड कर्व। ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया B। अगर आप इन दोनों कंपैरिजन में देखो तो वो थोड़ा ज्यादा फ्लैट आपको दिखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपको एग्जैक्टली लिखना कैसे है, आपने अजम्पशन जो भी है वो लिखे, ठीक है। ये तीनों डिमांड कर्व बना लिए और उसके बाद ये एक्सप्लेन किया पूरा जो अभी हमने बताया जो शॉर्ट में, और एंड में कि DDA प्लस DDB इज इक्वल टू DDM, जो हॉरिजॉन्टल समेशन बोला गया था कि इन दोनों को ऐड करके A बनेगा, ठीक है। तो प्राइस 10 पे A की डिमांड क्या है, B की डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, वो पूरा दिखाओगे कि भैया A की डिमांड है प्राइस 10 पे 6, इसकी 8, तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई 14। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, हम डिफरेंट कलर यूज कर लें, ये B1, ये B2, तो ये क्या हो गया B। जब प्राइस 20 हुई तो इसकी डिमांड है 5, जो कि A1 पे है रिप्रेजेंट हो रहा है, और 20 पे इसकी डिमांड क्या है 6, जो कि A2 से है। तो मार्केट क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11, जो कि A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्रॉपर लिखना भी होता है तीनों ग्राफ बना के, तो जो नोट्स देंगे उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या लिखना वो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आज इतना ही रखते हैं, चलो भाई पैकअप करते हैं फिर हम लोग।